स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि डीएनए से हमने डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के अंदर हमने देखा। ठीक है, तो एक तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि जो डीएनए से आरएनए जो बदलता है उसको तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए का प्रोटीन में बदलना इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या? ट्रांसलेशन। तो हमने एक ये वापस पढ़ा था कि आरएनए का डीएनए में बदलना, क्या? आरएनए का डीएनए में बदलना इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इसके अंदर एक ऐसा कोई वायरस और कौन सा जीव है जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो इसका क्वेश्चन मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था आपके एनसीईआरटी में भी। तो इसका आंसर क्या है बताओ? क्या होगा? जो रिट्रोवायरस होता है इसके अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है। वो क्या करता है? आरएनए को डीएनए में बदलता है। ठीक है, ये चीजें मिल रहा है आपको। इसका आंसर रिट्रोवायरस जो होता है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है, आरएनए डीएनए में परिवर्तित होता है। आज हम देखेंगे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन इनमें से आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कौन करता है। क्या टॉपिक क्या है? मैं आनुवांशिक पदार्थों की खोज। क्या? आनुवांशिक पदार्थों की खोज। अब आनुवांशिक पदार्थों की खोज में सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो होता है रूपांतरण का सिद्धांत। किसका? रूपांतरण का सिद्धांत। उसमें हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। लिखते चलते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। और कब दिया था? 1928 के अंदर दिया था। इन्होंने सबसे पहले एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया लिया जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? निमोनिया कोज करता है। ये क्या? निमोनिया करता है जीव के अंदर। क्या करता है? निमोनिया करता है। तो हम क्या बोलेंगे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या बोलेंगे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक प्रयोग किया, उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर उन्होंने काम किया। और ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? निमोनिया कोज करता है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को वर्दी करवाया, संवर्धन प्लेट पे वर्दी करवाया। और वर्दी करवाने पर हमें दो स्ट्रेन देखने को मिलती है, दो प्रभेद देखने को मिलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के। उसके अंदर एक जो प्रभेद था वो था आर टाइप का और दूसरा था एस प्रकार का। क्या? एस प्रकार का। अब जो ये एस वाला जो टाइप था, एस वाला टाइप में समझ आ रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी था, नॉर्मल बैक्टीरिया था। इसको जब संवर्धन प्लेट में वर्दी करवाया, संवर्धन प्लेट पर जब वर्दी करवाया तो हमें दो प्रभेद देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रेन। दो स्ट्रेन देखने को मिलते हैं हमें। इन स्ट्रेन के अंदर एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दो स्ट्रेन थे। एस स्ट्रेन जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज और आर स्ट्रेन की जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ ऐसे हैं। आर स्ट्रेन जो होता है इसकी जो सतह होती है मॉर्फोलॉजिकली हम देखते हैं आकार के आधार पर, तो हम बोलते हैं कि ये जो होता है ये कैसा होता है? रफ होता है सरफेसली। और जो एस प्रकार का होता है वो कैसा होता है? स्मूथ होता है। इसको क्या बोलेंगे? चिकना होता है। तो रफ जो ये जो आर प्रकार के जो स्ट्रेन है इसकी मॉर्फोलॉजिकल देखते हैं रफ, और इसकी जो एस टाइप का जो प्रभेद है स्ट्रेन है इसकी मॉर्फोलॉजिकल देखते हैं स्मूथ है। तो जो आर स्ट्रेन था इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती, जबकि एस जो स्ट्रेन है इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड, क्या? पॉलीसेकेराइड की एक क्या पाई जाती है? कवरिंग पाई जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड। क्या बोलते हैं? कि इसके ऊपर तो कैप्सूल होता है, जबकि आर टाइप का जो स्ट्रेन है इसके ऊपर कैप्सूल नहीं होता। अब एस टाइप का जो एस स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस
का, उसके ऊपर किसका कैप्सूल बना होता है, बना पॉलीसेकेराइड का होता है, ठीक है। और कैप्सूल पाया जाता है एस स्ट्रैंड पे, आर स्ट्रैंड पे कोई कैप्सूल नहीं पाया जाता। और जो एस स्ट्रैंड पे कैप्सूल बनता है वो किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसकी स्मूथ स्किन होती है, जो बाह्य जो सरफेस होती है वो, और इसकी जो सरफेस होगी उस पे ऐसे मतलब रफ होगा, ठीक है। अब इसमें ये जो होता है, इनमें से ज्यादा घातक कौन सा है, वायरुलेंट कौन सा है, इसके लिए हम बोलते हैं ये तो जो होता है नॉन वायरुलेंट होता है और ये वायरुलेंट होता है, ठीक है। इससे अगर एस स्ट्रेन के जो प्रकार का जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया है, इससे अगर किसी जीव में इंसर्ट किया जाता है तो उसकी सीधी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये जो क्या करेगा, ये बैक्टीरिया उसके शरीर में जाएगा, निमोनिया कॉज करेगा और एक बार टाइम के बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। तो यही फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे, इन्होंने ये प्रयोग किया था एक चूहे पे। किस पे प्रयोग किया था, चूहे पे। इसको नोट कर लो एक बार। इन्होंने दो स्ट्रेन लिए थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। तो सबसे पहले इन्होंने आर स्ट्रेन लिया, आर प्रभेद लिया, और आर प्रभेद को एक माइस के अंदर, किसके अंदर, एक चूहे में इसको इंसर्ट करवाया। और इंसर्ट करवाने पर देखा कि ये जो चूहा था वो क्या था, जीवित था। क्या था, जीवित रहा। और जब एस स्ट्रेन को, ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट किया जब इन्होंने एस स्ट्रेन को लिया और एस स्ट्रेन को किसी चूहे के अंदर इंसर्ट किया। एस स्ट्रेन क्या है, ये एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का दो बनी, हमें जब इसको संवर्धित प्लेट में भर्ती करवाते हैं तो हमारे पास दो स्ट्रेन देखने को मिलती है, आर और एस, जो हमने देख लिया। तो जो एस स्ट्रेन थी ये वायरुलेंट होती है, इसको हम जैसे हम चूहे में इंसर्ट करेंगे तो क्या होता है, चूहे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है इसकी, ठीक है। अब देखो, अब ये जो एस स्ट्रेन था इससे मृत्यु हो रही थी। क्यों हो रही थी, इसका रीजन तो मैं बता देता हूँ। जो एस स्ट्रेन जो था, इसके लिए हमने क्या बोला, इसकी जो कवरिंग होती है इसके ऊपर किसका कैप्सूल बना होता है, एक पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बना होता है। क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बना होता है एस स्ट्रेन के ऊपर। इस वजह से चूहे का जो इम्यूनिटी पावर है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो इसको क्या नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो एस स्ट्रेन जो होता है इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कवरिंग पाई जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, चूहे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो होता है, वो इसको तोड़ नहीं पाता। क्या, इसको तोड़ नहीं पाता। और जो चूहे के अंदर ये क्या करता है, रेगुलरली जो डिजीज है उसको करता जाएगा। और ये इसमें क्या होता है, ये क्यों नहीं मर रहा, ये इसलिए नहीं मर रहा, इसके ऊपर कोई ऐसी पॉलीसेकेराइड की कोई कवरिंग नहीं पाई जा रही। इस वजह से चूहे का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इसको पहचानता है और बैक्टीरिया समझ के इसको नष्ट कर देता है। और बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा तो कोई बीमारी नहीं होगी और चूहा जीवित रहा। जबकि इसके अंदर क्या हुआ, एस स्ट्रेन इसकी कवरिंग के ऊपर पॉलीसेकेराइड, जो बाह्य सतह थी उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कवरिंग थी। इस वजह से चूहे की जो प्रतिरक्षा तंत्र थी इसको खत्म नहीं कर पाई, और ये क्या करता है, चूहे में निमोनिया कॉज कर देता है और चूहे की क्या हो जाती है, एटस मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखो, अब क्या करें, तीसरे प्रयोग के अंदर, जब तीसरा इन्होंने किया प्रयोग, उसके अंदर इन्होंने एस जो स्ट्रेन था, क्या, जो एस स्ट्रेन था, इसको हीट किया। क्या किया, हीट किया, गर्म किया। इसकी वजह से इसकी जो पॉलीसेकेराइड की कवरिंग थी और इसके अंदर जो भी वायरुलेंट मटेरियल था जो बीमारी कोज कर रहा था वो सब नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट होने के बाद में जैसे ही इसको हीटेड करके चूहे में इंसर्ट करते हैं, चूहे में इस बैक्टीरिया को डालते हैं, तो ये चूहा जीवित रहता है। क्या रहता है, चूहा जीवित रहता है। अब इसको कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो एस स्ट्रेन था, अब जैसे ही चूहे के, पहले इसको हीट कर दिया तो वैसे थोड़ा बहुत तो टूट गया, डीनेचर हो गया, और थोड़ा बहुत चूहे का इम्यून सिस्टम जो था इसको डिटेक्ट कर लेता है और इसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है और चूहा जीवित रहता है। ठीक है। अब देखो एक चौथा पर लास्ट एक और प्रयोग करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, जो एस प्रकार की जो स्ट्रेन था,
जो एस प्रकार के स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे उनको तो हीटेड कर दिया, क्या किया, ताप दिया, इसलिए इसको बोलते हैं तापमर्त एस स्ट्रेन। एक तो ये लिया, ठीक है, और एक क्या लिया, नॉर्मल आर स्ट्रेन। जब इसको मिक्सिंग करके एक माइस के अंदर एंटर करवाया तब देखने को मिलता है कि चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ऐसा क्यों हो रहा है, अब चूहा क्यों मर रहा है? तो ग्रिफिथ ये बताते हैं कि इसके अंदर जो ये तापमर्त एस स्ट्रेन है, इसमें से कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो इस नॉर्मल आर स्ट्रेन पे चले गए और फिर इसको नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट कर दिए। ये पहले घातक नहीं था, इससे कोई बीमारी नहीं हो रही थी, चूहा जीवित था, बट अभी क्या हो रहा है, इसके अंदर तो तापमर्त जो एस स्ट्रेन है, इसमें से कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो इसके ऊपर रूपांतरण के थ्रू इसके अंदर चले गए या इसके ऊपर आ गए, और ये जो है नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट हो गया और चूहे की मृत्यु हो रही है। अब ग्रिफिथ इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ नहीं बताते हैं कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल या फिर जो भी इसके रूपांतरण के थ्रू आगे जा रहा है वो डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर प्रोटीन है, ऐसा वो कुछ नहीं बताते। वो केवल इतना बताते हैं कोई पदार्थ ऐसा है जो इस आर स्ट्रेन पे जा रहा है और चूहे को आर स्ट्रेन पे जा रहा है, और जो नॉर्मल था जिससे नॉन वायरुलेंट था, कोई बीमारी नहीं हो रही थी चूहे में, अब एस स्ट्रेन के कुछ पदार्थ इसके ऊपर जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं और इसको वायरुलेंट कर देते हैं, घातक बना देते हैं, और ये जो होता है इसमें चूहे के अंदर क्या होने लगे हो जाता है, निमोनिया, और एटलीस्ट लास्ट में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बस केवल इतना ही बताते हैं ग्रिफिथ की इसके एस स्ट्रेन जो तापमर्त था, इसके कुछ पदार्थ होंगे जो आर में चले गए और आर में जाने से उसकी चूहे की मृत्यु हो रही है, इतना ही बताते हैं, ठीक है। तो हमें जो ग्रिफिथ थे इनके प्रयोगों से ये देखने को मिलता है, इन्होंने 3 बातें बताई, निष्कर्ष ये निकाल के दिया कि इस प्रयोग में ग्रिफिथ ने ये बताया एक तो कि जो आर एस प्रकार का जो बैक्टीरिया था, एस प्रकार का जो आर एस स्ट्रेन वाला जो था, इसके अंदर कुछ बताई दिया तो कि एस स्ट्रेन के कुछ पदार्थ थे वो आर में जा रहे हैं और आर को क्या कर रहे हैं, घातक बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये बताते हैं कि इसके ऊपर जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसके ऊपर एस जो स्ट्रेन है इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कवरिंग पाई जा रही है, इसकी वजह से ये घातक है, किसकी, पॉलीसेकेराइड की वजह से ये घातक हो पा रहा है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के द्वारा समझ में नहीं आ रहा, उसको उससे तोड़े नहीं जा रहा ना। अरे इम्यून सिस्टम अगर चूहे का इम्यून सिस्टम इसको खत्म कर देता तो कोई निमोनिया होता ही नहीं, और निमोनिया नहीं होता तो चूहा जीवित रहता। तो ये एस स्ट्रेन है, इसको कवरिंग कौन कर रहा है, ये निमोनिया करने में सक्षम कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉलीसेकेराइड की कवरिंग है। इस वजह से इस प्रयोग में आनुवंशिक पदार्थ जैसे जैव रासायनिक प्रकृति के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन कौन सा अगली पीढ़ी में जाके क्या अगली पीढ़ी में क्या मतलब इसके अंदर जा रहा है और अगली पीढ़ी में भी है। तो इसका मतलब इस जो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इससे हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है। इससे हमें केवल इतना देखने को मिलता है कि इतना ही बताया ग्रिफिथ ने कि एस स्ट्रेन का कोई पदार्थ था एस स्ट्रेन के अंदर जो आर पे गया, इतना बताते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताते। तो देखो एक हम देखते हैं, अब हम देखते हैं एक अगला एक और नियम है, एक और सिद्धांत 3 वैज्ञानिक देते हैं, तो वो क्या क्या देते हैं। अब देखो ये याद रखना यहाँ तक कि ग्रिफिथ ने क्या बताया कि एस स्ट्रेन का कोई पदार्थ है वो आर में जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि जो 3 साइंटिस्ट और आते हैं वो जो होते हैं वो इसी को आगे इसी एक्सपेरिमेंट को आगे करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो सिद्धांत आते हैं उसके अंदर एक ओस्टवाल्ड, एवेरी, मैक्लियोडी और मैककार्टी, ये 3 सिद्धांत वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1933 मतलब एन एवरेज इसके अंदर काम किया, इस टाइम पीरियड के अंदर। तो इसके अंदर ये जो थे इन्होंने कुछ जो लास्ट में हमें ग्रिफिथ से मिला, ग्रिफिथ से हमें लास्ट में क्या मिला था कि तापमृत एस
स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया और नॉर्मल आर वाले को जब हम चूहे में इंसर्ट करते हैं तो चूहे की मृत्यु हो रही थी, उसी को ये आगे करते हैं। तो देखो इन्होंने क्या लिया, एक ट्यूब ली और इसके अंदर एस तो क्या था, हीटेड था, अरे तापमृत था ना, एस तापमृत था और नॉर्मल आर प्रभेद था, आर स्क्वायर। ठीक है, कौन कौन थे एवेली, मैककार्टी और एक मैक्लियोडी। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सिद्धांत को आगे काम किया, इसके ऊपर 1933 से 44 तक काम किया। और इसके अंदर ये क्या करते हैं, एस जो तापमान था उसको लिया और नॉर्मल आर स्ट्रेन को लिया, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, इसके अंदर 3 एंजाइम लेते हैं। एक तो लेते हैं डीएनएज, एक लेते हैं आरएनएज, ठीक है, और एक लेते हैं प्रोटीएज। नहीं आ रहा क्या, प्रोटीएज। ठीक है, ये 3 एंजाइम लेते हैं। अब डीएनएज क्या करता है, ये डीएनए को तोड़ देगा, किसको तोड़ेगा, डीएनए को, ये आरएनए को तोड़ देगा और ये प्रोटीन को तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। तो हम देखते हैं कि जो डीएनए, अब ये क्या करते हैं, ये तीनों साइंटिस्ट एक एक को लेते हैं। जैसे पहले स्ट्रैंड में पहली बार क्या लेंगे, डीएनए को ले लेंगे, डीएनए को लेके देखेंगे, फिर इसको ग्रो करवाएंगे, फिर इसको चूहे के अंदर इंसर्ट करेंगे, चूहे में, फिर देखेंगे चूहा जीवित रहेगा या मर जाएगा, यही देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, जब ये आरएनएस डालते हैं और प्रोटीएज डालते हैं, ये जब 2 एंजाइम इसके अंदर डालते हैं, तब ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूपांतरण की जो प्रक्रिया थी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बैक्टीरिया चूहे के अंदर जा रहे थे और चूहा मर रहा था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थों को आगे लेके जाने का काम कौन करता है, डीएनए करता है, डीएनए करता है ना। तो डीएनए करता है, तो डीएनए को जब तक नहीं डाला इसके अंदर तब तक रूपांतरण पे कोई असर नहीं आ रहा था, चूहा मर रहा था। पर जैसे ही अब की बार जब इसको डीएनए को इसके अंदर डालते हैं और फिर इन बैक्टीरियाज को, ये जो बैक्टीरिया है इनको जब फिर चूहे के अंदर डालते हैं, चूहे में इंसर्ट करते हैं, तो अब चूहा जीवित रहता है। अब बताओ कैसे रह रहा है वो जीवित, अरे डीएनए को लिए इसके अंदर, ठीक है। तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए को तोड़ देगा, क्या कर देगा, डीएनए को तोड़ देगा। तो जब डीएनए को डीएनए तोड़ देगा तो अब तो अगली पीढ़ी के अंदर या फिर आगे ले जाने के लिए कोई होगा ही नहीं, अरे ये वायलेंट था, घातक था। तो अब इससे इस आर वाले में कोई वो नहीं आएंगे कैरेक्टर, ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं आएगा। वो आरएनए और प्रोटीन आ भी रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आनुवंशिक लक्षणों को आगे लेके जाने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। तो और हम इसके अंदर डीएनए डाल दे रहे हैं तो डीएनए तो टूट गया, डीएनए तो है ही नहीं। तो अब क्या हो रहा है, अब चूहा जीवित रहता है क्योंकि अब इसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा, नॉर्मल आर है, ठीक है, जैसा हमने पहला एक्सपेरिमेंट देखा था। अब नॉर्मल जैसे वैसा के वैसे हो गए। कैसे हो गया, क्योंकि इसका डीएनए टूट गया, नॉर्मल आर को लिया, चूहे को अंदर इंसर्ट करवाया और चूहा जीवित रहा। तो अब ये बताते हैं एवेरी, मैककार्टी और मैक्लियोडी कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इन्होंने ये बता दिया तो 1933-34 तक, 44 तक। तो अभी भी क्या था कि अभी भी वैज्ञानिकों को यह डाउट था कि ये तो नहीं है, क्योंकि कोई एक बार प्रयोग किया और उसकी बेसिस पे तो मान नहीं लेते, कोई और भी करेगा। तो इसके बताने के बाद में भी अभी तक किसी ने ये प्रयोग को माना नहीं था कि हाँ डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो लास्ट जो एक प्रयोग है, ठीक है, तो देखिए ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीएज इन्होंने लिया और कैसे कैसे इन्होंने काम किया। डीएनए को जब डाला इसके अंदर तो क्या हुआ, डीएनए को डाला तो डीएनए टूट गया, ठीक है, इस पे कोई ऐसा पदार्थ नहीं आया, और ऐसा पदार्थ नहीं आया तो नॉर्मल आर स्ट्रेन ही रहा।
और ऐसे रहने पर चूहा क्या रहा, जीवित रहा। यही था। तो अब इन्होंने बता दिया था बट माना नहीं। कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर दिया, आलोचनाएं की कि ये नहीं हो सकता। तो देखो फिर अब अगले जो आते हैं हर्शे और चेस। कौन? हर्शे और चेस। इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था 1953 के अंदर दिया था, इसको हम आगे देखेंगे। अब ये जो होगा वो फाइनल होगा। इसके बाद में हम पढ़ा हुआ है, हम आज जानते हैं कि हाँ हर्शे और जो चेस है इसी के एक्सपेरिमेंट में हम बताते हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इनको ऑथेंटिक माना गया था। ठीक है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके।